morning researchers. In this video we will discuss about the topic how to choose a topic for the PhD. तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब आप PhD करते हैं, आप जब PhD स्टार्ट करते हैं तो आप अपना PhD का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करेंगे। बहुत सी वीडियोज इसके ऊपर बनी हुई हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं बहुत ही बेसिक और ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग एक वीडियो इसके ऊपर बना रहे हैं, ताकि जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स इन द सेंस कि जब आप पीएचडी करते हैं तो आप बिगनिंग स्टेज में हैं, आप इनिशियल स्टेज में हैं और आपको पीएचडी के बारे में या आपके टॉपिक के बारे में या आपको अपने सिनॉप्सिस के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। यू आर एज लाइक ए फ्रेशर एट दैट टाइम, और हम लोग उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए बहुत बेसिक सी बातें यहाँ हम लोग आपको बताएंगे कि आप अपना पीएचडी का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें। इस प्रोसेस को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक टॉपिक हम लोग यहाँ लेंगे कि कैसे हम उसको सिलेक्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट ये किस लिए है, बड़ा सिंपल है कि जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। और पीएचडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। जनरली एक डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर आप मैनेजमेंट से पीएचडी करते हैं या कॉमर्स से करते हैं या केमिस्ट्री में आप करते हैं, तो ये डिपार्टमेंट्स हैं। और किसी भी यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है उसमें जनरली 4 to 5 सीट्स ही आप कह सकते हैं कि अवेलेबल होता है पीएचडी के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होता है जनरली। तो इतनी कम सीटों के लिए जब आप फाइट करते हैं तो बहुत ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपका जो टॉपिक है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो, और दूसरा आप उस टॉपिक के साथ फेमिलियर हों, आप वर्कआउट उसके ऊपर कर चुके हों। क्योंकि एट द टाइम ऑफ यूर डीआरसी मीटिंग, जब हम आपकी डीआरसी मीटिंग हम कह सकते हैं होगी, जिसको हम लोग डीआरसी की अगर हम लोग बात करें, डीआरसी दैट इज़ द डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी मीटिंग, जहां आपको अपना टॉपिक डिफेंड करना होगा इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेसर्स एंड द रिसर्च एक्सपर्ट्स। तो अगर आपका टॉपिक आप फेमिलियर हैं और आपका टॉपिक वैल्यूएबल है तो आप इसको क्रॉस कर जाते हैं, आप पीएचडी स्टार्ट हो जाता है। और इन केस अगर आपका टॉपिक आप उसके साथ फेमिलियर नहीं है या आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, अगर लगता है जो टीम है उनको, डीआरसी टीम को, कि आप जो टॉपिक आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें करने को कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको जो है आपका जो पीएचडी है वो यहाँ स्टॉप हो जाए या आपको कोई दूसरा टॉपिक वो सिलेक्ट करें। फ़र्क ये हो जाएगा कि आप जो अपने से अपना टॉपिक चूज करके जाते हैं वो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड होता है। लेकिन अगर वो अपने से कोई टॉपिक आपको सिलेक्ट करके देंगे तो फिर आपको उस पर काम करना होगा। हो सकता है आप उसके साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर ना हो पाएँ, तो फिर ये जो प्रॉब्लम रहेगी ये आपको आपका ड्यूरिंग पीएचडी आपको चलता रहता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड ही स्टार्टेड हिज पीएचडी, और उसका जो पीएचडी का टॉपिक था दैट वाज द मार्केटिंग practices. And the problem what he faced, whenever he typed this marketing practices word in the Google, it always give the definition of the marketing strategy. So he was confused कि whenever I fit this the marketing practices, it always give me the answer of the marketing strategy. मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है, मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन क्यों मिल पा रहा है। प्रॉब्लम इसलिए आया है कि जो टॉपिक था वो डीआरसी मीटिंग में उनको दिया गया था, एक तरह से आप कह सकते हैं इम्पोज किया गया था, क्योंकि उनका अपना जो टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, इसलिए डीआरसी मीटिंग ने अपने से टॉपिक उठा के दिया। और जो कंप्लीट द पीएच जो ड्यूरिंग द पीएचडी आप कह सकते हैं कि वो बहुत प्रॉब्लम में रहे, वो इसी चीज़ को फाइंड आउट करते रहे कि प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटेजी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का गूगल के ऊपर कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप चाह रहे हैं कि आप फेस ना करें तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू दैट यू हैव टू चूज योर टॉपिक केयरली। बहुत अच्छे से आप लोग अपना पीएचडी का टॉपिक सेलेक्ट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। पीएचडी का जो फॉर्मल जो प्रोसीजर है दैट स्टार्ट विद द सिनॉप्सिस। आपको सबसे पहले सिनॉप्सिस देना होगा। सिनॉप्सिस के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिनॉप्सिस के ऊपर डिस्कस करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर सिनॉप्सिस।
लेकिन सिनॉप्सिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है टॉपिक ऑफ योर पीएचडी, यानी कि आप किस टॉपिक के ऊपर पीएचडी करेंगे, किस टॉपिक के ऊपर आप अपने अगले 3-4 साल आप स्पेंड करने जा रहे हैं, किस टॉपिक को आप जो है डिफेंड करेंगे एट द टाइम ऑफ योर फाइनल वाइवा। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इस टॉपिक को जब आप अपना व्हेन यू चूज योर टॉपिक फॉर द पीएचडी यू हैव टू टेक केयर। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और रिसर्च टॉपिक जब आप सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट योर ब्रॉड एरिया। ब्रॉड एरिया क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सिलेक्ट करना होगा, जैसे मान लीजिए यू आर एमबीए, आप एमबीए हैं, आप मैनेजमेंट में पीएचडी करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट में मान लीजिए आपका एमबीए ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है एंड योर एमबीए इज ऑफ मार्केटिंग एंड द एचआर। So now first of all you have to choose any one out of these two. Either you would like to go with the marketing or the HR. आपने PhD मार्केटिंग में करना है या HR में करना है, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द ब्रॉड एरिया, आइदर मार्केटिंग और द HR, इनमें से एक आपको चूज करना होगा। हम लोग मान के चलते हैं कि आपने मार्केटिंग को सिलेक्ट किया है, आप अपना PhD मार्केटिंग में करना चाह रहे हैं। मार्केटिंग के अंदर फिर आपका क्वेश्चन आता है कि आप मार्केटिंग के अंदर व्हाट इज योर सब एरिया, इंटरेस्टिंग सब एरिया, द प्रोडक्ट और द प्राइस, और यू कैन से द CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रमोशन, लॉट ऑफ सब पार्ट्स ऑफ द मार्केटिंग और द सर्विस इंडस्ट्री। तो यहाँ आपको देखना होगा कि आप इनमें से किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि आप जो अपना PhD का जो टॉपिक लेना चाह रहे हैं वो आप सर्विस इंडस्ट्री से आप लेना चाह रहे हैं, हम लोग ऐसा जूम करके चलते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम लोग अब यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आ जाता है हमारा, हम लोग टेलीकॉम के अंदर काम कर सकते हैं, सर्विस के अंदर ही आपका आप कह सकते हैं होटल इंडस्ट्री आता है, सर्विस के अंदर ही आपका जो है बैंकिंग इंडस्ट्री आता है। तो नेक्स्ट हमारा ये डिस्कस का पॉइंट होगा कि मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया कि आई वांट टू स्टार्ट माय PhD इन मार्केटिंग, और मार्केटिंग में जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट, प्राइस, CRM, प्रमोशन और सर्विसेज में से सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री में से अब आप चाह रहे हैं कि आप बैंकिंग के साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो इट मीन्स आप जो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो आप बैंकिंग इंडस्ट्री से करेंगे। अब बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या टॉपिक हो सकता है वो आपको यहाँ देखना होगा, बिकॉज बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ द पार्ट ऑफ द सर्विसेज। तो यहाँ आपको ये देखना है कि आप इसके अंदर क्या काम करेंगे और क्या क्या काम इसके अंदर हो सकता है। जैसे आप सर्विस इंडस्ट्री का कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन 2 बैंक्स, आप पब्लिक वर्सेस प्राइवेट बैंक्स ले सकते हैं, या आप कोई भी 2 प्राइवेट बैंक्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ICICI एंड द HDFC बैंक। और दूसरा जो है आप इसके अंदर बात करें हम लोग प्रमोशन स्ट्रेटेजी का भी आप कर सकते हैं कि राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो कौन सा बैंक जो है आपका किस प्रमोशन स्ट्रेटेजी पे काम करता है और किसका कौन सा प्रमोशन स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि व्हेन यू सेलेक्ट योर टॉपिक नो नीड टू आस्क फ्रॉम अनदर पीपल। आप दूसरे से न पूछें, बेटर रहेगा कि आप अपने आप से पूछें। PhD आपने करना है, फ्यूचर में आपने लोगों को फेस करना है, यू हैव टू answerable for your supervisor as well as you will be answerable for the expert team. तो आप अपने आप से डिस्कस करें कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आप किस में काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपको बता दिया कि टेलीकॉम सेक्टर इज़ गुड, लेकिन आपको लगता है कि आप टेलीकॉम में काम नहीं कर सकते, और somebody suggest you that HR is better, but you are not very much familiar or you are not very much comfort with the HR, तो आपको HR लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। You always go with your comfort level, क्योंकि आपने यहाँ अपने आप को
आप अगले 3-4 साल 5 साल आपको काम करना होगा और आपको सीखना है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक थीसिस कंप्लीट करके अपना सबमिट करना है, और आफ्टर सबमिशन आपको उस टॉपिक को उस पूरी आपकी थीसिस को, उस पूरे आपके 3-4 ईयर्स का जो काम है आपको उसको प्रोजेक्ट बना के आपने फेस करना है, आपने आंसर देना है। तो बेटर है कि आप वो लें जो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ हमने ब्रॉड एरिया लेते हुए मार्केटिंग के अंदर सर्विसेज से हम लोग बैंकिंग में आए, और बैंकिंग के अंदर हम लोग एक प्राइवेट बैंक्स का कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। ये हमने अभी तक लेके हम लोग चले हैं। मान लीजिए हम लोग ये 2 बैंक ले लेते हैं, और जब हम इनका मार्केट जो स्टडी करेंगे मार्केटिंग का, प्राइवेट बैंक्स का जो हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो वो जो स्टडी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को पढ़ना होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा टॉपिक यहाँ बन सकता है द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ HDFC एंड ICICI बैंक। तो ये हमारा एक टॉपिक बन के निकला, और ये टॉपिक हमारा कब आया, जब when I was interested in marketing, out of marketing I was interested in service industry, and service industry I was interested in banking, and in banking I was interested about the marketing strategy, and I was also interested about the private banks as rather than गवर्नमेंट बैंक्स। तो अपने एरिया के अकॉर्डिंग जब मैंने इसके ऊपर काम किया तो मेरा ये टॉपिक जो है आप कह सकते हैं बना है, चूज किया है। सो दिस इज द फर्स्ट सजेशन, यू चूज योर टॉपिक यू आर ऑन अकॉर्डिंग टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड जो आपका पास आप ऑप्शन होगा कि आप किस बेसिस पे अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, जो वो डिपेंड करता है आपके रिसर्च पेपर्स के ऊपर। आप रिसर्च पेपर के साथ जाएं, आप बहुत से रिसर्च पेपर आप लोग उस टॉपिक के ऊपर ले लें। मान लीजिए कि मैंने जो है इस टॉपिक को सिलेक्ट किया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ HDFC एंड ICICI बैंक। अब नेक्स्ट मेरा क्या रहेगा कि आई गो विद द रिसर्च पेपर्स। मैं ये देखूंगा अब एंड रिसर्च पेपर्स एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या रहता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है कि मेरे से पहले कितने लोगों ने इस रिलेवेंट टॉपिक के ऊपर काम किया है। रिलेवेंट टॉपिक का मतलब हुआ है कि हाउ मेनी पीपल्स वर्कड ऑन द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ होटल इंडस्ट्री, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ टेलीकॉम और एनी अदर सर्विसेज। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे कितने लोगों ने काम किया, ये मुझे एक चीज़ देखनी होगी। सेकंड मुझे देखना होगा कि बिफोर मी हाउ मेनी पीपल वर्कड ऑन द HDFC बैंक, एंड हाउ मेनी पीपल वर्कड ऑन द ICICI बैंक, and how many people worked on the comparative study of HDFC and the ICICI bank, and how many people worked on the same topic। अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर एज इट इज मेरे बिफोर मी somebody already had worked, so it means I cannot choose this topic। मुझे इस टॉपिक को यहीं इस आइडिया को ड्रॉप करना होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 2 लोग काम नहीं कर सकते। मुझे क्या करना होगा, किसी भी तरह से आइदर आई चूज अनदर टॉपिक, आइदर आई गो विद द गवर्नमेंट बैंक्स, आइदर आई गो विद द होटल इंडस्ट्री और द टेलीकॉम इंडस्ट्री, और आई कैन चेंज दिस टॉपिक। मीन्स टॉपिक शुड नॉट बी एग्जैक्ट। अगर पहले काम हो चुका है तो उसके ऊपर मैं इस टॉपिक को ना लूँ, इसको या तो मैं माइनर चेंज करूँ या मैं इसको मेजर चेंज इसके अंदर करूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे कहाँ कितना काम हुआ है, HDFC या ICICI बैंक पे कितना काम हुआ है, तो वो मुझे पता चलेगा। उसके 2 यहाँ जो हैं रास्ते हैं। फर्स्ट आई गो विद द मैनी ऑफ द रिसर्च पेपर्स ऑफ द गुड क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज़ के मैं रिसर्च पेपर स्टडी करूं, और दूसरा मैं जो है इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारा डाटा इकट्ठा करूं, बहुत सारी मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टडी करूं कि कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया है और क्या काम किया है। ये जब चीज़ें मेरी हो जाएंगी, और साइड में मुझे एक चीज़ इसके अंदर और करना होगा कि व्हेन आई वर्क ऑन दिस वन आई शुड मेक ए फाइल ऑफ MS वर्ड, और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ से गैदरिंग करूँगा थ्रू द रिसर्च पेपर और रिव्यू ऑफ लिटरेचर से या मेरे टॉपिक से, वो सारी की सारी मैं एक MS वर्ड के अंदर स्टोर करता चला जाऊँ, ताकि जब मैं इसको कंक्लूड करूँ तो मेरे पास बहुत सा डाटा हो, मेरे पास अपना मटेरियल होना चाहिए।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। उस टॉपिक का हमने रिसर्च पेपर स्टडी किए, हमने बहुत सारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टडी किए। ये करने के बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, व्हेन यू सेलेक्ट दिस टॉपिक, दिस वो हमारे लिए रहेगा रिसर्च गैप ऑफ स्टडी। रिसर्च गैप का मतलब ये होता है कि मेरे से पहले जितने लोगों ने इस पे काम किया, कौन सी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन लोगों से रह गया, छूट गया, लैप्स हो गया, वो लोग उस पे काम नहीं कर पाए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके ऊपर काम होना चाहिए था। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। सपोज आई सेलेक्ट दिस टॉपिक, द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ HDFC एंड ICICI बैंक। मुझे लगता है इसके ऊपर काम तो हुआ है, कंपैरेटिव स्टडी हुई, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब लैप्स रह गई हैं, जो जिनके ऊपर काम होना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन नहीं हो पाया, काम नहीं हुआ है। तो वो फाइंड आउट करना जो है प्रोसीजर क्या कहलाता है, रिसर्च गैप, एंड दैट इज मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब रिसर्च गैप आप फाइंड आउट करेंगे तभी आप स्टडी उसके ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि PhD के अंदर जो रिसर्च आप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी हो चुका है। PhD मीन समथिंग न्यू, आप वो बताएंगे जो किसी ने नहीं किया है, जो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें फिर आप क्या करके देंगे, वो तो हो चुका है। तो आपको ये पहले फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा ऐसा एरिया है जो अनटच है, जिसको अभी तक किसी ने जिस एरिया में काम नहीं किया है। उस रिसर्च गैप को आप फाइंड आउट करेंगे, और वो आप फाइंड आउट करेंगे रिसर्च पेपर्स के थ्रू और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के थ्रू। वो आप फाइंड आउट करके फिर उसके साथ आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हो गया कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में जो है वो प्राइस को तो बहुत से स्कॉलर्स ने प्राइस के ऊपर डिस्कस किया है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का जो एक पार्ट है प्राइस। लेकिन किसी ने भी जो है हम कह सकते हैं कि प्रमोशंस के ऊपर, प्रमोशन स्ट्रेटेजी जो है बैंक्स का, उसके ऊपर किसी ने भी काम नहीं किया है। तो ये रिसर्च गैप आ गया मेरा, यानी कि प्रमोशन के ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ है इन दो बैंक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, वो मैं कर सकता हूँ, ये मेरा पॉइंट हो सकता है। तो ये हम लोग इस तरह से इसमें करते हैं। नेक्स्ट आप ये देखेंगे व्हेन यू सेलेक्ट यूर टॉपिक, जो फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि 99% केसेस में एट द टाइम ऑफ यूर फाइनल वाइवा, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपने PhD को और आप फाइनल वाइवा दे रहे हैं, जो आपका लास्ट आपका स्टेप होता है, जहां एक एक्सटर्नल रिसर्च जो एक्सपर्ट हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ योर थीसिस, और फेस टू फेस जब आपका इंटरव्यू चलता है, तो वहाँ एक क्वेश्चन 99% चांसेस होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, व्हाट यू गिव टू द सोसाइटी थ्रू योर रिसर्च, what you give to the society। यानी कि आपने जो 4 से 5 साल या 3 to 4 years आपने जो अपना PhD किया, आपने रिसर्च किया, आपने you go with the review of literature, hypothesis, then data collection and analysis, and you find out the conclusion and the suggestions। जितना भी आपने काम किया, अल्टीमेटली सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट को, मीन्स अगर हम लोग बात करें कि मैंने बैंक्स के ऊपर स्टडी की है, तो चलिए बैंक्स, HDFC बैंक और ICICI बैंक ही अगर मेरा मान लीजिए टॉपिक है, तो पॉइंट ये है कि मेरी स्टडी से HDFC बैंक और ICICI बैंक को क्या बेनिफिट हुआ है, ये मुझे फाइंड आउट करना होगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन which you have to face during your final viva, that is there is 99% chance of it। आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे कि आप का इतना काम आपने किया है, यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड द मनी, एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपने किया क्या, और आपके इस टॉपिक से सोसाइटी के किसी भी पार्ट को, किसी भी सेगमेंट को बेनिफिट क्या है। तो ये आपका तभी आप बता पाएंगे जब आप व्हेन यू सेलेक्ट योर टॉपिक, आप इसके ऊपर वर्कआउट करें। यानी कि जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आप ये भी देख लें कि इस टॉपिक से क्या आप सोसाइटी को कुछ दे पाएंगे, क्या आप जिन दो बैंक्स की स्टडी करने जा रहे हैं,
क्या वो 2 बैंक्स आपके टॉपिक से या आपकी स्टडी से या आपके सर्वे से उनको कोई बेनिफिट होगा? अगर होगा देन योर टॉपिक इज ओके। और आपको लगता है कि आपकी स्टडी से कोई बेनिफिट नहीं होना है, कुछ नहीं आपको लग रहा है उसके अंदर, तो इट मीन्स देर इज नो नीड टू गो विद दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज वर्थलेस। सोसाइटी को या किसी भी बैंक को अगर आपकी स्टडी कोई भी कंक्लूजन, सजेशन या वैल्यूएबल आप कह सकते हैं सजेशंस नहीं दे पाई, तो वो फिर हमारा टॉपिक अल्टीमेटली किसी भी काम का नहीं होगा। तो when you select this one, some other points also will be there, और वो points ये होंगे कि हम लोग जब ये करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। अल्टीमेटली ये 4 जो मेजर पॉइंट है, अब हम लोग थोड़ा सा माइनर्स पॉइंट्स की भी बात करेंगे। इसमें नंबर 1 आता है कि टॉपिक शुड बी यू शुड बी फैमिलियर विद द टॉपिक। कोई टफ या डिफ़िकल्ट टॉपिक आप ना लें जिसमें आप खुद को क्लियर ना हो। जैसा मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि अगर आपने मार्केटिंग प्रैक्टिस ले लिया है और मार्केटिंग प्रैक्टिसेस कहीं भी गूगल पे आप डालते हैं तो वो आंसर देता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इस तरह का कंफ्यूज टॉपिक अगर आप लेंगे तो आपको ड्यूरिंग योर पीएचडी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा हम लोग यहाँ बात करते हैं कि टॉपिक शुड बी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आप उस क्योंकि आपने इसके ऊपर 3-4 साल 5 साल काम करना है। अगर ये बोरिंग टॉपिक होगा तो आप इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग हो एंड ब्रॉड होना चाहिए, आपका टॉपिक ब्रॉड हो। तीसरा जो है इसके ऊपर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा हम लोग इस बात पे आ रहे हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। अगर इसके ऊपर बहुत सारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं है तो आप इस टॉपिक को अभी स्किप कर दें, क्योंकि आप इस टॉपिक के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। आप जनरली हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ क्या आपको कहती हैं, गाइडलाइंस क्या हैं इन केस ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि आपको एटलीस्ट 40 पेजेस का रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना होता है, और जिसके अंदर आप ऑलमोस्ट 125 to 150 जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर कवर करेंगे। दैट इज मैंडेटरी फॉर यू एज ए रिसर्च स्कॉलर ऑफ पीएचडी। तो 125 to 150 अगर आपने आप कह सकते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है, मतलब कि आपने ये बताना है कि इस टॉपिक के ऊपर लास्ट 150 स्कॉलर्स ने क्या काम किया, ये आपको बताना होगा। इट इज़ कंपलसरी, और ये तभी बता पाएंगे जब इसके ऊपर इतना डाटा होगा। अगर किसी टॉपिक के ऊपर हम लोग मान लें कि हमसे पहले केवल 5 लोगों ने काम किया है, तो क्या हम लोग 5 इस कंडीशन को पूरा कर पाएंगे? क्या हम लोग 40 पेजेस लिख पाएंगे? क्या हम लोग 125 to 150 ऑथर्स की डिटेल लिख पाएंगे कि हमने जो स्टडी किया भाई 150 लोगों ने ये काम किया है? वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि काम ही उसके ऊपर 5 लोग किए हैं अभी तक। तो ये भी आपको देखना होगा कि आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के ऊपर होना कंपलसरी है, बहुत सारा उसके ऊपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए, और अदरवाइज आप उस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जो वो रहेगा करंट सिनेरियो। अभी हम लोग अगर फॉर एग्जांपल बात करें तो दिस इज द कोरोना पीरियड, दिस पेंडेमिक कोरोना इज वी ऑल आर सफरिंग विद दिस वन। सो अगर हम लोग कोरोना के ऊपर काम करना चाहें तो हम लोग काम कर सकते हैं। ये हमारा करंट टॉपिक है। करंट एंड फ्यूचर, हमें ये भी देखना होगा कि इसका फ्यूचर कितना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज तो इम्पोर्टेंट हैं बट आगे नहीं होंगी, एंड यू प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट यू विल वर्क फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years ऑन दिस वन। और अगर कोई भी टॉपिक 3 से 5 साल के लिए करंट टॉपिक या हॉट टॉपिक नहीं होगा तो आप उसको नहीं लेंगे। तो आपका जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिटेंटली आप कह सकते हैं, कॉन्स्टेंटली आपका टॉपिक जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, तभी आप उसके ऊपर काम करेंगे। आज वो इम्पोर्टेंट है और आफ्टर 2 months अगर वो मान लीजिए किसी भी वो जो इरा है वो अगर आपका ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके ऊपर काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा, ऐसा टॉपिक भी आप ना लें जो आपका बहुत ज़्यादा जिसके अंदर जल्दी जिसके अंदर चेंजेस हो। इसमें हम लोग एक एग्जांपल की बात करते हैं।
One of my friends selected the topic in the telecom industry. अब टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर इन लास्ट 4 to 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, एंड हिज टॉपिक वाज द द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आइडिया एंड द वोडाफोन. When he started his PhD in 2015, his topic was it was a current topic and very important topic, the comparative study of Idea and the Vodafone in the telecom sector. But when he completed his his thesis in 2019, तब तक क्या हुआ कि आइडिया और वोडाफोन जिनकी कंपेरेटिव स्टडी वो रिसर्च स्कॉलर कर रहे थे वो एक हो गया, एक हो गया और अब आइडिया और वोडाफोन एक है. तो जब एक ही है तो उनका वोडाफोन और आइडिया का हम कंपैरेटिव स्टडी जो करते हैं वो किसी काम का अब नहीं है. तो कहने को ठीक है आपने पीएचडी किया है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, आपका वो चेक होगा, आपको डिग्री मिलेगी, बट पॉइंट इज कि वो वैल्यू उसका नहीं रहता है जो पहले रहा है. तो आप ऐसा भी कोई टॉपिक सेलेक्ट ना करें, यानी कि आप जब टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को भी देख लें कि इन फ्यूचर क्या उसमें हो सकता है. और वो तभी जब भी पॉसिबल है जब आप उसके अंदर बहुत सारी स्टडी करेंगे, बहुत सारा डाटा आप कलेक्ट कर लेंगे, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आप पढ़ेंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स से आप अपने आप को अपडेट्स रखेंगे और बहुत सारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप स्टडी करेंगे. तब आप इस तरह के किसी भी पैथेटिक सिचुएशन से बच सकते हैं कि जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया पता चलेगी वो टॉपिक तो आपका किसी भी काम का नहीं है, उस टॉपिक के ऊपर तो आप कुछ हो नहीं सकता है. तो ये बातें मैंने आपको बताई हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चीज़ें हैं फॉर द बिगिनर, ए पर्सन हु जस्ट स्टार्टेड हिज पीएचडी एंड द पर्सन हु इज़ नॉट very much familiar with the research or PhD or the synopsis or the topic. So ये सारी चीज़ें आपके काम आ सकती हैं. Thank you.